प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है? वास्तव में जब माध्यम को पलट दिया जाता है, अगर हम मीडियम को इन्वर्स कर देते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इन्वर्स हो जाता है। यानी अगर माध्यम को पलट दिया जाएगा तो अपवर्तनांक भी पलट जाता है। जैसे पहले हम पढ़ चुके हैं कि अगर लाइट रे पहले मीडियम से इंटर करती है दूसरे मीडियम में, अगर लाइट रे पहले मीडियम से इंटर करती है दूसरे मीडियम में, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ इसको कहा जाएगा 1 इंटू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस और R है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो हम अपवर्तनांक को लिखते हैं 1 इंटू और पढ़ते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और स्नेल के नियम से होता है साइन आई अपॉन साइन आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब हम उल्टा काम करेंगे। अब मान लीजिए यहां पर हमने कोई एक रिफ्लेक्टर लगा दिया, परावर्तक लगा दिया, यानी कोई ऐसी चीज लगा दी जिससे ये रिफ्लेक्टेड रे टकराएगी और टकराने के बाद ये दूसरे मीडियम से चली जाएगी पहले मीडियम में, यानी ये अब यहां से वापस चली जाएगी दूसरे से पहले में। तो अब इसको बोलोगे, जो लौट कर जाएगी उसको बोलोगे इंसिडेंट रे और ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। अब जहां पर R था वहां आ जाएगा I, अब ये आपतन कोण हो जाएगा, और जहां I था वहां हो जाएगा R, अब अपवर्तन कोण ये हो जाएगा। और इसको लिखोगे क्या? 2n1 इज इक्वल टू साइन R अपॉन साइन I। जहां पर I होता था वहां R है और जहां R होता था वहां I है। माध्यम पलट दिए तो अपवर्तनांक भी पलट जाएगा। अगर प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो 1 इंटू इज इक्वल टू होगा साइन आई अपॉन साइन आर, और अब माध्यम पलट रहे हैं। प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से कहां जा रही है? पहले माध्यम में। तो अब ये हो जाएगा 2n1 इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई। दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 इंटू इज इक्वल टू 1 इंटू 2n1 बराबर हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर और इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 2n1 बराबर 1, या इसको लिख सकते हो 1 इंटू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2n1। 1 इंटू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2n1, या इसी को हम कह सकते हैं 2n1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1n2। तो यहां से अगर हम देखें तो ये पता चलता है कि अगर माध्यम पलट दिए जाएं तो अपवर्तनांक भी पलट जाता है। यानी अगर मीडियम को इन्वर्स कर दोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इन्वर्स हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम पहले मीडियम को एयर ले लें और दूसरे को ग्लास, तो यहां पर हो जाएगा यहां से हो जाएगा ANG इज इक्वल टू 1 अपॉन GNA। ANG इज इक्वल टू 1 अपॉन GNA, जिसको पढ़ा जाएगा हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर 1 अपॉन कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक। यानी माध्यम पलट गए तो अपवर्तनांक भी पलट जाएगा। अगर इसी इक्वेशन को चाहो तो तुम ये भी लिख सकते हो GNA इज इक्वल टू 1 अपॉन ANG। इन इक्वेशन से पता चलता है कि अगर मीडियम को उलट दिया जाए, माध्यम को पलट दिया जाए
तो अपवर्तनांक भी पलट जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि अगर माध्यम को पलट दिया जाएगा तो अपवर्तनांक भी पलट जाएगा। यानी जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए कि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक हो जाएगा 2/3। ये वाला फार्मूला लगा देंगे यहां से, GNA बराबर 1/ANG और 1/NG है 3/2, तो ये हो जाएगा GNA = 2/3। माध्यम को पलट देने से अपवर्तनांक भी पलट जाता है, यही कहलाता है उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। इसी तरह से इसी में एक चीज और है कि अगर मान लीजिए अभी तो हमने 2 मीडियम लिए थे, अब अगर पैरेलल 3 मीडियम ले लिए जाए, ये पहला मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है और ये तीसरा मीडियम है, पहला मीडियम, दूसरा मीडियम और तीसरा मीडियम, और लास्ट में फिर आ गया पहला वाला मीडियम। तो अब यहां पर इस कंडीशन में क्या होगा, कई पैरेलल मीडियम है, हमने 3 मीडियम लिए हैं, तो अब मान लीजिए लाइट रेज इंटर कर रही है पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो जब लाइट रे पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगी तो इसमें डेविएशन होगा लाइट रे में, जिसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाएगा। यानी ये लाइट रे सीधी ना जाकर थोड़ा सा मुड़ जाएगी, चाहे नॉर्मल से दूर जाए चाहे नॉर्मल की ओर आए, कुछ भी मान लीजिए। तो हमने मान लिया ये इस तरह से विंड हो गई, लाइट रे सीधी ना जाकर अपने मार्ग से थोड़ा सा डेविएट हो गई है। तो यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना उसको हमने I1 मान लिया, और यहां पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना इसको हमने मान लिया R1। अब यहां से यहां तक मीडियम सेम है, तो ये लाइट रे डेविएट नहीं होगी यहां से यहां तक, वो स्ट्रेट लाइन में आएगी। अब यहां से फिर मीडियम चेंज होगा, तो यहां पर फिर ये इंसिडेंट पॉइंट है, यहां पर फिर एक नॉर्मल डालेंगे। अब जब लाइट रे दूसरे से तीसरे मीडियम में जाएगी तो फिर ये सीधी नहीं जाएगी, फिर डेविएशन होगा, तो मान लीजिए फिर ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ झुक गई। अब यहां से यहां तक मीडियम सेम है, यहां से यहां तक का मीडियम सेम है, तो फिर ये स्ट्रेट लाइन में जाएगी, लेकिन ये सरफेस मीडियम को फिर बांट रहा है, तो इस रे के लिए ये इंसिडेंट पॉइंट होगा, यहां पर फिर हम एक नॉर्मल डालेंगे और फिर मीडियम चेंज होगा तो रिफ्लेक्शन होगा। तो मान लीजिए ये चाहे नॉर्मल की तरफ दिखा दो या नॉर्मल से दूर दिखा दो, तो यहां पर इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन दोनों मीडियम के लिए R1 है। अब ये और ये पैरेलल लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये कहलाते हैं संगत कोण, करेस्पॉन्डिंग एंगल। ये और ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो जितना एंगल यहां बनेगा उतना ही एंगल यहां बनेगा। तो यहां R1 है तो यहां पर भी क्या होगा, R1 होगा। अब दूसरे मीडियम से लाइट रे तीसरे मीडियम में आई है ना, तो डेविएशन होगा, तो ये और ये एंगल सेम नहीं होंगे क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रही है। तो इन दो मीडियम के लिए देखिए, पहले और दूसरे मीडियम के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। इन दो मीडियम के लिए ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस,
एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां पर जो एंगल बनेगा जिसको हमने मान लिया R2, ये इन दो मीडियम के लिए हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर ये स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो यहां पर एंगल बनेगा R2। फिर ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे संगत कोण, संगत कोण। लेकिन फिर यहां मीडियम बदलेगा तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगी, स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगी, डेविएशन होगा, तो ये और ये एंगल सेम नहीं होंगे। इसको फिर मान लेते हैं I1, I1, क्योंकि ये और ये मीडियम सेम है। इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, और ये हो जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये निर्गत किरण है और ये हो जाएगा निर्गत कोण I1, ये और ये कोण सेम रहेंगे। तो अब हम देखते हैं कि लाइट रे जब पहले से दूसरे में आई तो अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, तब स्नेल के नियम से इक्वेशन क्या बनेगी, 1 × 2 = sin I1 अपान sin R1। फिर जब दूसरे से तीसरे में आई तो स्नेल के नियम से 2n3 = sin R1 अपान R2, sin R1 अपान sin R2। फिर अब देखते हैं जब तीसरे से वो पहले में गई तो ये हो जाएगा 3n1 = sin R2 अपान sin I1। अब हम यहां पर तीनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1n2 × 2n3 × 3n1 बराबर sin I1 अपान sin R1 इंटू sin R1 अपान sin R2 इंटू sin R2 अपान sin I1। ये आपस में कैंसिल, ये और ये आपस में कैंसिल, ये और ये आपस में कैंसिल, तो इधर केवल बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 1n2 × 2n3 × 3n1 बराबर 1। 1n2 × 2n3 इसको पढ़ा जाएगा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, दूसरे के सापेक्ष तीसरे का अपवर्तनांक और तीसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक। अब यहां पर फिर एक चीज मान लीजिए, ये माध्यम हम एयर मान लें और यानी माध्यम एक को एयर मान लिया जाए वायु, और दूसरे को हम मान लें W वाटर, और तीसरे को हम मान लें ग्लास, तीसरे को मान लें ग्लास। तो जहां 1 है वहां लिखोगे A, जहां 2 है वहां W, जहां 3 है वहां ग्लास लिखा जाएगा G। तो अब इसी इक्वेशन को हम देखिए कैसे लिख सकते हैं। अब यही इक्वेशन हो जाएगा ANW इंटू ये हो जाएगा WNG और ये हो जाएगा GNA बराबर 1 के, या हम इसी को कह सकते हैं WNG बराबर 1 अपान ANW इंटू GNA। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि ANG बराबर, पहले पढ़ा गया है कि ANG बराबर होता है 1 अपान GNA। तो जहां 1 अपान GNA है वहां क्या लिख सकते हो ANG। तो अब यही हो जाएगा WNG इक्वल टू, इसको लिखोगे 1 अपान GNA को हम लिखेंगे ANG, तो ये हो जाएगा ANG अपान ANW, यानी
जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to water is equal to refractive index of glass with respect to air upon refractive index of water with respect to air। इस फार्मूले का आगे न्यूमेरिकल में कई जगह पर यूज है। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में ये कह दिया जाए कि किसी भी लेंस को लिक्विड में डाला गया है, किसी भी लेंस को लिक्विड में डाला गया है, तो अगर सवाल में न्यूमेरिकल में कहा जाए कि लेंस को लिक्विड में डाला गया है, तो हम वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे WNG, और WNG कहीं पर दिया नहीं जाता है। WNG हमें निकालना पड़ेगा, और निकालने के लिए हमें दो चीजें दी जाएंगी, ANG और ANW। WNG हमें निकालना होगा इस फार्मूले से, ANG अपान ANW से। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो हम ये समझेंगे कि ये कहा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी अगर केवल कांच का अपवर्तनांक दिया गया है तो समझ लो वो हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। अगर मान लीजिए दे दिया जाए जल का अपवर्तनांक, यहां पर अगर कोई भी लिक्विड लोगे तो W की जगह पर हम L भी ले सकते हैं, लिक्विड W की जगह पर L भी लिया जा सकता है। तो जैसे मान लीजिए कह दिया जाए जल का अपवर्तनांक 1.33 है, 1.33 है, तो हम समझेंगे कि वो ANW दिया गया है, यानी हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया गया है। अगर केवल जल का अपवर्तनांक कह दे तो हम कहेंगे, हम समझेंगे कि वो जल का जो अपवर्तनांक है वो हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया गया है। अगर मान लीजिए जल के बजाय कोई लिक्विड द्रव कहे तो हम द्रव के अपवर्तनांक को ऐसे लिख देंगे, हवा के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर। ANW को फिर क्या लिख दिया जाएगा, ANL, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर। मतलब ये है कि कहीं कहीं पर W की जगह पर L भी दिया जा सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में एक चीज और है, जैसे शुरुआत में हमने बताया था कि मैटर 3 तरह के होते हैं, मैटर 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैस को हमने रेयर मीडियम कहा और लिक्विड और सॉलिड को कहा गया डेंसर मीडियम। लेकिन देखिए लिक्विड भी डेंसर मीडियम है और सॉलिड भी डेंसर मीडियम है। लेकिन एक चीज और यहां बताया गया था कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है। और एक चीज जैसे मान लीजिए ANW है 1.33, ANG है 1.5, तो देखिए ये भी डेंसर मीडियम है और ये भी डेंसर मीडियम है। लेकिन अगर दोनों डेंसर मीडियम की कंपैरिजन करना हो कि कौन ज्यादा डेंस है, तो हम देखेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो मीडियम ज्यादा डेंस है।